हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी से। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास में हमारा है प्रयोजनवाद, जिसको हम प्रेगमेटिज्म बोलते हैं। हम आदर्शवाद कर चुके। देखिए जो एजुकेशन फिलॉसफी है उसके अंतर्गत जो है हमें 4 पिलर के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक है आदर्शवाद, एक है प्रयोजनवाद और एक हमारा जो है प्रकृतिवाद। और प्रकृतिवाद के बाद आप लोग को मानवतावाद एक पढ़ना है और एक यथार्थवाद होता है। अभी हमने जो है आदर्शवाद को जाना, अब हम प्रेगमेटिज्म जानेंगे ये क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रेगमा से हुई है, जिसका अर्थ है कर्म करना। प्रेगमेटिज्म वाले लोग जो होते हैं अपने कर्मों में बिलीव करते हैं। इनके अनुसार हम अपने कर्म से, हम अपने काम से जो है सब कुछ बदल सकते हैं और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो प्रेगमेटिज्म जिसका जो शब्द है प्रेगमा से जो जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका मीनिंग ही है कर्म करना। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि ये आदर्शवाद से जो है कितना अलग है। अब हम बात करते हैं चार्ल्स पियर्स की। चार्ल्स पियर्स ने अपनी पुस्तक में शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। उसने प्रेगमेटिज्म का शब्द का प्रयोग किया। पियर्स के अनुसार कोई भी प्रत्यय अंतिम नहीं है, उसका अर्थ उसके व्यवहारिक प्रभाव से किया जाता है। उसका कहना है कि सत्य संबंधी सभी प्रत्यय अस्थायी हैं, उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है तथा व्यवहार के साथ उनके अर्थ बदलते रहते हैं। अतः सत्य को पूर्व सिद्ध आधारों पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सो ये प्रेगमेटिज्म का मीनिंग होता है कर्म कीजिए और कर्म जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। देखिए, पियर्स ने और भी बातें बोली है। प्रेगमेटिज्म को जेम्स विलियम ने शिष्ट बनाकर प्रेगमेटिज्म संज्ञा दी। जेम्स के अनुसार विचार अनुभव में अंतर्निहित होता है और अनुभव की उत्पत्ति विचार के रूप में प्रस्फुटित होती है। इनका ये कहना है कि हम अपने हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे जैसे हम अपने अनुभव लेते जाते हैं, एक्सपीरियंस करते जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे विचारों में दिखती है। ये बात सही भी है। बोलते भी है ना, जो टीनेजर्स होते हैं वो लोग जो है बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, सोचते कम है, समझते कम है और रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही इंसान का एज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उसको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, वैसे वैसे वो धीरे धीरे जो है मैच्योर, हम उसको वर्ड देते हैं या चाहिए मैच्योर हो रहा है, तो एक्चुअली में वो अपने अनुभव के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उसके विचारों में परिवर्तन आते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ होता है हमारे अनुभवों की वजह से। यही बात जेम्स ने भी कहा है कि हम अपने अनुभव, हमें जितना भी अनुभव होता है, जितना भी हम एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, वो जो है हमारे विचार के रूप में, हमारे विचारों में प्रस्फुटित होता है, दिखाई देता है। अतः अनुभव ही सब कुछ है। यहाँ पे प्रयोजनवाद में अनुभव को मान्यता दी जाती है। जीवन के सभी मूल्य अनुभव से ही उद्भूत है। जेम्स के अनुसार सत्य का मूल्य वह है जो क्रिया में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में सत्य का मूल्य व्यवहारिक है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा सहायक होती है। अतः कोई विचार या प्रत्यय सत्य है या नहीं, इसका पता इसके व्यवहारिक परिणाम से लग सकता है। व्यवहारिक परिणाम का मतलब क्या होता है? उसके प्रैक्टिकल कार्यों से, उसके प्रैक्टिकल चीजों से जो है हमें पता लगता है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रयोजनवाद में कर्मों को महत्व दिया जाता है। इसमें जो है हमारे विचार को, हमारे अनुभव को इसमें महत्व दिया जाता है। अपने अनुभव से जो है हमारे विचार, हमारा ज्ञान जो है बढ़ता है। एक अनुभव से जो है 2 से 3 ज्ञान होते हैं, उन 3 ज्ञान से और ज्ञान बढ़ते जाता है। तो इस तरह से जो है वो कनेक्टेड रहता है। अब इसकी परिभाषा देखें तो विलियम जेम्स ने क्या बोला है प्रयोजनवाद की परिभाषा में? प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। मस्तिष्क का मतलब हमारे दिमाग का स्वभाव है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। दूसरा है रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद सत्य तथा अर्थ के सिद्धांत को प्रधानता देने के कारण मूलतः ज्ञानवादी विचारधारा है।
इस विचारधारा के अनुसार सत्य को केवल उसके व्यवहारिक परिणामों से जाना जा सकता है, अतः सत्य निरपेक्ष की अपेक्षा व्यक्तिगत या सामाजिक वस्तु है। देखिए ये जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं विलियम जेम्स के, रोजन के, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा इन्होंने कहा है वैसे ही हम लिखेंगे। प्रैट ने क्या बोला है, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। एक्चुअली प्रयोजनवाद हमें रियलिटी से फेस करवाता है, वो हमें बताता है कि प्रिंसिपल्स एक्चुअली होते क्या है, नॉलेज का प्रिंसिपल एक्चुअली होना क्या चाहिए, इन सारी चीजों से जो है हमें अवगत कौन करवाता है, प्रयोजनवाद। ये प्रैट का कहना है। तो इस तरह से 3 फिलोसफर्स जिनको आपको लिखना है प्रयोजनवाद में। अब हम जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो भी वाद होंगे उनको हम 3 तराजुओं में तोलेंगे। तौलने के लिए हमारा सबसे पहला तराजू होगा तत्व दर्शन, जिसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं, उनके दृष्टिकोण को, उनकी सोच को हम तौलते हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है ज्ञान मीमांसा, फिर उसके बाद हमारा आता जो है एक्सियोलॉजी आता है मूल्य मीमांसा। तीनों तराजुओं में हमें तौलना पड़ता है इनके दृष्टिकोण को। तो पहले देखते हैं प्रयोजनवाद को मेटाफिजिक्स में। अच्छा, तत्व दर्शन का मतलब क्या होता है, मेटाफिजिक्स का मतलब कि हम ब्रह्मांड के बारे में एक्चुअली इनका सोच क्या है कि ये दुनिया बनी कैसे है, रियलिटी क्या है। तो प्रयोजनवाद मन तथा पदार्थ को पृथक और स्वतंत्र तत्वों के रूप में अस्वीकार करते हैं। वे अपने ये ना ही मन को मानते हैं ना ही पदार्थ को मानते। इनके अनुसार मन और ये सारी चीजें जो है कुछ नहीं है। वो अपने सत्ता विज्ञान यानी ऑन्टोलॉजी को अनुभव की धारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस पर आधारित करते हैं। इनके अनुसार जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा ये सत्ता है, जो हमारा ये वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ये हमारे एक्सपीरियंस के बदौलत जो है टिका हुआ है, एक्सपीरियंस के आधार पर है, और इस एक्सपीरियंस के आधार पर ही जो है वो सब कुछ आगे बढ़ रहा है और चल रहा है। इस दृष्टि से प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद का व्यवहारिक रूप है। प्रयोजनवाद जो है, प्रकृतिवाद भी जो है इसी चीज में मानता है, वो भी ना ही मन में मानता है, ना ही आत्मा में, ना ही किसी भी तरह के चीजों में। वो भी जो है प्रकृतिवाद का यही हाल था। तो प्रयोजनवाद इसी का अपडेटेड वर्जन हम बोल सकते हैं कि है। ठीक है, प्रयोजनवादियों के लिए प्राकृतिक नियम की धारणा निर्देशात्मक होने के बजाय वर्णनात्मक होती है। उनके विचार से इस धारणा का उद्गम विभिन्न निरीक्षणों से हुआ है और यह अनुभव में निहित है। वे वास्तविकता को सूक्ष्म वस्तु नहीं मानते हैं, वे इसका कार्य संपादन की प्रक्रिया समझते हैं। देखिए हमारे आदर्शवाद में क्या था कि हम क्या बोलते थे कि हमें जो भी सिखाया जाता है हमारे गुरु या हमारे टीचर्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, या हमारे जो भी एल्डर वन होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो हमें बताते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रयोजनवादियों का कहना है कि हम इंस्ट्रक्शंस में नहीं मानते, हम निर्देशात्मक में नहीं मानते, हम मानते हैं एक्सप्लेनेशन में, वर्णनात्मक में। हम इस बात में मानते हैं कि अगर हम किसी को कोई कार्य करने को बोल रहे हैं तो उसका एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये काम आपको क्यों करना है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो क्या होगा, और ये काम आप करोगे तो क्या होगा। तो हर चीजों का जो है हम एक्सप्लेन करके, तोड़ करके बताने में बिलीव करते हैं, आदर्शवाद की तरह नहीं कि निर्देश दे दिया और वो काम अब होना है। तो ये डिफरेंस जो है इन लोगों में है। मूलतः प्रयोजनवाद विचारों के अर्थ को निर्धारित करने वाली विधि या प्रक्रिया है। देखिए प्रयोजनवाद का है जो है हम जैसा काम करते हैं हम वैसा जो है पाते हैं, ये सिंपल है। दूसरा इनका फंडा है कि हम जितना एक्सपीरियंस लेंगे, जितना हमें अनुभव होगा, उतना ज्यादा हमको सीखने को मिलेगा और हम उसको सीखते भी हैं। ये भी प्रयोजनवाद का कहना है, प्रयोजनवाद इस बात में भी बिलीव करते हैं। दूसरा है कि प्रयोजनवाद जो है बोल सकते हैं कि विचार जो उनके थॉट है वो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू ही हमारे विचारों में दिखता है। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस अनुभव होते जाता है वैसे वैसे वो सारी चीजें हमारे विचारों में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है इसको ये लोग एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस मानते हैं। इस संबंध में चार्ल्स पियर्स का कथन है, प्रयोजनवाद स्वयं में तत्व दर्शन का सिद्धांत नहीं है और न यह वस्तुओं के सत्य को निर्धारित करने के लिए कोई प्रयास है। यह केवल कठिन शब्दों और अमूर्त धारणाओं के अर्थ को निश्चित करने की विधि है।
प्रयोजनवाद जैसे आदर्शवाद था, ऐसा नहीं था कि वो इस चीज में माने कि भाई जो ये चल रहा है, जो हो रहा है, वो एक कोई शक्ति है जो हमारे ऊपर है, जो हमें चला रही है। हमें जो है अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देखना है, तो हमें सारा ज्ञान मिल जाएगा। प्रयोजनवाद इसमें बिलीव नहीं करते हैं। प्रयोजनवाद इस बात में बिलीव करते हैं कि हम जैसे जैसे अपने काम को करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें ज्ञान मिलेगा, वैसे वैसे हमें नॉलेज मिलेगा। मन में, पदार्थ में कोई जगह चीज है, या फिर कोई वस्तु है, कोई पावर है, कोई शक्ति है, इन सारी चीजों में जो है प्रयोजनवाद बिलीव नहीं करता है। चलिए, प्रयोजनवादियों, अब देखिए होता क्या है कि जो प्रयोजनवाद के थॉट में, विचारों में बिलीव करे, उन लोगों को प्रयोजनवादी बोलते हैं। जो आदर्शवाद के विचारों से उनका विचार मेल खाए, तो उसको हम आदर्शवादी बोलते हैं। तो प्रयोजनवादी का विश्वास है कि वास्तविकता या अंतिम सत्ता एक स्थिर प्रवाह है। ठीक है, विश्व सतत परिवर्तन की दशा है, यह एक प्रक्रिया है, यह सदैव परिवर्तित होने वाले जल के समान है। अब ये पूरे जो विश्व, वर्ल्ड, यूनिवर्स का बात जो तत्व दर्शन में होता है, तो इनका ये मानना है कि ये जो विश्व है, इसमें कौन पदार्थ है या नहीं, उससे इनको नहीं मतलब है, लेकिन इतना इनको पता है कि इसमें जो भी चीजें हैं सब परिवर्तनशील है, ये सब जो है चेंज होने वाले हैं, एक ही दशा में रहने वाले नहीं है। सबका जो है एक टाइम फिक्स है, उस टाइम के बाद जो है ये सब कुछ चेंज होगा, इस चीज में ये मानते हैं। ठीक है, इसमें भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संस्थागत संगठन तथा मानव के पर्यावरणों में 10 दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहता है। तो परिवर्तन का क्षेत्र भी इन्होंने बताया कि भौतिक रूप से होगा, भौतिक सामाजिक रूप से होगा, राजनीतिक रूप से होगा, आर्थिक रूप से होगा, हर तरह से जो है आए दिन जो है चेंज होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि मानव अंतिम सत्ता से पृथक नहीं है, वह विश्व का एक अंग है और वह सतत रूप से इसके साथ बना रहता है। यद्यपि मानव एक जिज्ञासु है, अर्थात वह जानने वाला एक प्राणी है, वह ज्ञात से पृथक नहीं है। जैसे इनका कहना है प्रयोजनवादियों का, जैसे सभी जीव जंतु हैं, वैसे ही मानव भी इस दुनिया का, इस विश्व का जो है एक पार्ट है, एक अंग है। हाँ, ये है कि ये एक ऐसा जीव है जो जिज्ञासु है, जानने की इच्छा इसके अंदर ज्यादा है, इसीलिए कुछ कुछ अननोन फैक्ट के बारे में भी ये जानने लगा है, समझने लगा है। अदरवाइज ये पूरा विश्व जो है वो जिस तरह से भी है, बना है, इससे इनको कोई मतलब नहीं। ये मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान हमारा भाई अनुभव के आधार पे होता है, ये सिंपल इनका कहना है। ज्ञान शास्त्र में ये किसी भी जो है शक्ति को, किसी भी तरह के एक्स्ट्रा पावर को नहीं मानते। इनका कहना है कि पावर हमारे हाथ में है, हम जैसा काम करेंगे, जैसा हम एक्सपीरियंस लेंगे, वैसे ही हम जीवित रहेंगे। ठीक है, ज्ञान शास्त्र में प्रयोजनवाद क्या है? अब देखिए, ज्ञान शास्त्र का मतलब यानी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में क्या हम देखते हैं? ज्ञान, एक्चुअली में रियलिटी को ये लोग जो है किस नजर से देखते हैं, इनका थॉट प्रोसेस जो है नॉलेज को देखने का क्या है। तो ज्ञान अनुभव में निहित है, अनुभव तात्कालिक या मध्यस्थ हो सकता है। तात्कालिक अनुभव अनुभूति की वस्तु है, यह अनुभव मनुष्य तथा उसके मन की अपने वातावरण के प्रति की जाने वाली पारस्परिक क्रिया है। इसके लिए बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि द्वारा ही इसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो ज्ञान को किस तरह से प्रयोजनवादी देखते हैं? तो प्रयोजनवादी के अनुसार अनुभव ही ज्ञान है। ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, हमारे अनुभव में निहित है, उसी में है। हम जितना एक्सपीरियंस, जितना अनुभव लेते जाएंगे अपनी लाइफ में, उतनी ज्यादा जो है ज्ञान हमारे पास आती जाएगी, और उतना हमें जो है नॉलेज होते जाएगा। तो इनका कहना क्लियर कट है ज्ञान के बारे में। हमारे आदर्शवादी ज्ञान किसको मानते थे? कि हम अपनी आत्मा के अंदर जो झांक कर देखते हैं, हम अपनी आत्मा को जो पहचानते हैं और फाइंड आउट करते हैं, वो सत्य ज्ञान है। ये हमारे आदर्शवादियों का मानना था। बट प्रयोजनवादियों का मानना है कि एक्सपीरियंस में ही ज्ञान छिपा है। हम जितने जितने अनुभव लेते जाएंगे इस दुनिया में, उतना हमें ज्ञान होते जाएगा।
प्रयोजनवादी प्रयोगात्मक विधि को ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं। अब इनके अनुसार जो है ज्ञान हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, अनुभव हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रयोगात्मक विधि यानी कि इम्प्लीमेंटेशन मेथड, मतलब कर्मों के द्वारा। सिंपल अगर मैं बताऊं, प्रयोजनवादियों का यही थॉट है, हम अपने कर्म करते जाएंगे, हमें जो है एक्सपीरियंस होगा और हमें जो है हमारा ज्ञान मिलता जाएगा। क्रिया या समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण, इसमें बहुत सारी विधियां दी है। एक्टिविटी और क्रिएशन ऑफ द सिचुएशन, हम ऐसी समस्यात्मक परिस्थिति सिचुएशन का निर्माण करते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से डिसीजन ले पाते हैं। समस्या विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो भी प्रॉब्लम हमारी समस्या जो हमारे लाइफ में आती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। सूचना या प्रदत्त इंफॉर्मेशन और डेटा, परिकल्पना या समस्या समाधान या परीक्षण एवं प्रयोग, ये सारी विधियां जो है हम प्रयोजनवाद में यूज करते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य इस पंचपद प्रक्रिया द्वारा इच्छित परिणामों का प्रतिफल है। अब इसमें हम ज्ञान में यही देखते हैं ना कि हम इसमें ज्ञान शास्त्र में ये चेक करते हैं कि हम ज्ञान किसको समझते हैं और जो है सत्य किसको मानते हैं। तो इनके अनुसार ये सारी जो प्रक्रिया चलती है, सारे जो प्रोसेस चलते हैं, ये 5 और 6 जो नियम दिए गए हैं, विधि दिए गए हैं, इसके अनुसार जो भी प्रोसेस चलता है, इसके थ्रू जो मिलता है वही सत्य है, वही ज्ञान है। इस संबंध में डीवी का कथन है, जो परिकल्पना व्यवहारिक रूप में कार्य करती है वो सत्य है, और वो सत्य भाववाचक संज्ञा है जिसका प्रयोग उन वास्तविक पूर्व अनुमानित और वांछित तत्वों के संकलन के लिए किया जाता है जिनकी अपने परिणामों द्वारा पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रयोजनवादी सत्य को परिस्थितियों से संबंधित या सापेक्षिक मानते हैं, साथ ही वे सत्य को पूर्व निश्चित तथा शाश्वत नहीं मानते हैं। उनके अनुसार सत्य मानव निर्मित एवं परिवर्तनशील है। अब जैसे आदर्शवादियों के देखें तो ये एकदम उल्टा है, अपोजिट है। आदर्शवादी मानते हैं कि वो सत्य नहीं होता है जो मानव निर्माण करे, वो सत्य नहीं कहलाता है, जबकि ये मानते हैं कि जो इंसानों के द्वारा निर्मित होता है, मतलब ये है कि हम अपने आप हाथ से जो निर्माण करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, वही सत्य है। अगर हम काम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, तो सही बात है कि हमें उसी तरह का नॉलेज, उसी तरह का ज्ञान मिलेगा। सही है। चलिए मूल्य मीमांसा में प्रयोजनवाद देखते हैं। मूल्य मीमांसा में प्रयोजनवाद का मतलब क्या है? मूल्य मीमांसा में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं नैतिकता, कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार, प्रयोजनवाद की सोच के अनुसार जो है क्या सही है क्या गलत है। नैतिक मूल्य मानव एवं समाज के मध्य होने वाली आदान प्रदान की प्रक्रिया के प्रतिफल है। इनके अनुसार जो नैतिकता है, जो बोल सकते हैं कि मोरल वैल्यूज हैं, वो इंसान और समाज के साथ बीच में होने वाली प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। इंसान जो है सही गलत कैसे मानता है, कैसे समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें कौन सिखाता है? हमारा समाज, हमारे समाज के लोग, वो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, गिव एंड टेक का, लेने और देने का। इंसान जो है सही करता है तो समाज को देता है, समाज अप्रिसिएट करती है, तो ये इनका गिव एंड टेक का रिलेशन है। सद अथवा अच्छाई वह है जो सर्वोत्तम ढंग में अनिश्चित परिस्थितियों का समाधान करती है। प्रयोजनवाद के अनुसार अच्छाई वो है जो कि अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से जो है समस्याओं का, अनिश्चित परिस्थितियों का, जो कि अनिश्चित परिस्थिति में यहाँ मतलब वही है कि ऐसी सिचुएशन जो कि सही नहीं हो, या फिर हमें परेशानी हो रही हो उसको हैंडल करने में, तो वैसी सिचुएशन का जो है, वैसी परिस्थितियों में जो है हमें उसको टैकल करने का, उसका समाधान करने का जो ढंग है, उसी को हम अच्छाई बोलते हैं। इस दृष्टि से प्रयोजनवादी समस्याओं के समाधान में बुद्धि के प्रयोग को अच्छाई, यानी कि हम अपनी जहाँ बुद्धि, अब इसका एग्जांपल मैं दूं, मानिए कि अभी आप जो है किसी आदमी से बात कर रहे हो, उसको आप बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अगर वो आदमी जो है, आप गुस्सा हो, आप गुस्से में जो है उसे कुछ भी बोल रहे हो, तो वो आदमी जो है आपको अभी गुस्से तरीके से ही रिप्लाई करता है, या फिर वो भी आपको जो है उसी तरह से रिप्लाई करता है, इसका मतलब है कि वो आदमी अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रयोजनवाद। लेकिन वही आदमी जो है आपको प्यार से समझाता है, आपके गुस्से को शांत करता है, और फिर आपको
आपको रियलिटी दिखाता है तो वो आदमी यानी कि अच्छा है, यही अच्छाई होती है। प्रयोजनवाद के अनुसार अच्छाई का डेफिनेशन यही है कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में का जो है सॉल्व कर दे, जिसका समाधान निकाले, जिस तरीके से निकाले, वही अच्छाई होती है। ठीक है। प्रयोजनवाद के अनुसार मूल्यों पर पुनः प्रयोग करके उनकी पुनर्रचना की जा सकती है, तब मूल्य मानव निर्मित, मानव द्वारा सृजित किए जाते हैं। यहाँ पर भी इनके अनुसार अच्छाई जो है, हम अब आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद में अच्छाई जो है शिव है। शिव सत्यम शिवम सुंदरम, ये स्लोगन है आदर्शवाद का। यहाँ पर कहा जाता है कि अच्छाई भी इंसान ही बनाता है। बात सही है, बिहेव करना है, व्यवहार करना है तो हम इंसान ही करते हैं ना, उसके लिए तो कोई और आता नहीं है। तो अगर हम बुरी तरीके से बिहेव करेंगे, हम उस सिचुएशन को खराब कर देंगे तो वो बुरा ही हो जाएगा। तो इनके अनुसार अच्छाई जो है इंसान के द्वारा ही सृजित यानी क्रिएट किया गया है। तो ये है हमारा तीन बोल सकते हैं तीन तराजू जिन पे तौले गए हमारे प्रयोजनवाद के थॉट, प्रयोजनवाद के विचार। अभी आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये प्रयोजनवाद जो है, प्रैग्मेटिज्म जो है, वो कितना अलग है आदर्शवाद से। इसके उत्तर में प्रयोजनवादियों का कहना है कि सुंदर वही है जिसे हम अपने अनुभव से सुंदर मानते हैं। कला की जो कृति हमें अपनी ओर आकृष्ट कर सकती है और गहन रूप से अनुभूति करने के लिए तत्पर बना सकती है, वही सुंदर है। जैसे कि आदर्शवाद में सुंदर शिव है, वैसे ही यहाँ पे प्रयोजनवादियों का कहना है कि सुंदर वही है जो हम अपने अनुभव से, अपने कर्मों से, अपने काम से जो प्राप्त करते हैं, वही सुंदर है। ठीक है। अब इनके अनुसार धर्म क्या है, तो इसके उत्तर में डीवी ने लिखा है, धर्म किसी बात की स्वीकृति है जो पृथक और जिसका स्वयं द्वारा अस्तित्व है, ये इनका मानना है। धार्मिक भी ईश्वर इनके अनुसार क्या है, इसका उत्तर देते उन्होंने कहा ईश्वर आदर्श तथा वास्तविकता के मध्य सक्रिय संबंध है। हम जो प्रिंसिपल अपना बना करके रखे हुए हैं और जो हमारी रियलिटी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, वही जो है ईश्वर है। क्योंकि हम अपने सिद्धांत तो बोलते तो है कि भाई हम इस बात में बिलीव करते हैं, ये करते हैं, लेकिन वही चीज अगर हम वास्तविकता में दिखाते हैं तो ही जो है वो सही है, तो ही वो ईश्वर है। ठीक है। अब प्रयोजनवाद के सिद्धांत देखते हैं जो कि क्वेश्चन में ज्यादातर आता ही है। जगत निरंतर परिवर्तन की क्रिया से गुजर रहा है, इसमें कोई वस्तु स्थिर नहीं है, इसमें सब कुछ परिवर्तन की स्थिति में है। जगत की प्रकृति अनिश्चित है, प्रकृति पे जाए जगत में तो ये इनके अनुसार अनिश्चित है। ये जगत अपूर्ण है, पूरी तरीके से इसको पूर्ण नहीं बोला है प्रयोजनवादियों ने, वो अभी भी निर्माणावस्था से में गुजर रहा है, मतलब अभी भी इसका निर्माण हो रहा है। जगत अनेक तत्वों से बना है, आदर्श और मूल्य शाश्वत नहीं है, मूल्य प्रक्रिया में निहित है, वे अनेक है, साथ ही वे सापेक्ष तथा परिवर्तनशील है। जगत के पीछे कोई अनुभवातीत सत्ता नहीं है। मानव परिवर्तनशील है, जगत के साथ उसका भी विकास होता चल रहा है। प्रगति स्वयं नहीं होती, वरन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। किसी को ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलता है, पहले ट्राई करना पड़ता है। ज्ञान क्रिया का प्रतिफल है, अनुभव की पुनर्रचना ही ज्ञान है। ज्ञान जीवन को जीने के लिए साधन मात्र है, वह स्वयं साध्य नहीं है। अनुभव नाना प्रकार के हैं और वे बदलते रहते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। प्रयोजनवादी मैक्सिमम इसी चीज में मानते हैं कि हर एक चीज जो है परिवर्तनशील है। जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य है। मानव जीवन प्रयोगों की एक अटूट लड़ी है, वह इन प्रयोगों के माध्यम से मूल्यों का निर्माण है, अतः मूल्य मानव निर्मित है। जीवन के मूल्य बदलते रहते हैं, यही है 14 सिद्धांत जिसपे कि प्रयोजनवाद जो है काम करता है। अब आइए देखेंगे प्रयोजनवाद के शिक्षा के उद्देश्य, एजुकेशन में इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहला है ये छात्रों का सहयोग प्राप्त करते हैं। इसमें जो है ना प्रयोजनवाद में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मानते हैं, इसमें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होता, इसमें बच्चे ही सब कुछ होते हैं। ये छात्रों की क्रियाओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। बच्चों को एक्चुअली स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उनकी जरूरत क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है, उसके आधार पर जो है शिक्षा रखनी चाहिए, यही इनका कहना है। ये विशिष्ट और तत्कालिक यानी स्पेसिफिक और इमीडिएट होते हैं, सामान्य और अंतिम नहीं।
तो ये इनका जो है शिक्षा को लेकर के थॉट है। अभी हम ये देखेंगे कि ये शिक्षा के उद्देश्य इनके क्या क्या हैं। परियोजनवादियों के शिक्षा में उद्देश्य क्या है। पहला है बालक, ये सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड यानी बालक को जो है सेंटर्ड पॉइंट मानते हैं। इनके अनुसार एजुकेशन में जो शिक्षा में जो है बच्चा ही मेन है, अपने मूल्य व आदर्शों का निर्माता है। इनके अनुसार बच्चा जो है अपने मूल्य, अपने वैल्यूज, अपने आइडियाज का खुद ही निर्माता है। परियोजनवादी कहते हैं कि बालक को स्वयं अपने मूल्य और आदर्शों का निर्माता होना चाहिए। इस प्रकार परियोजनवादी शिक्षा का यदि कोई उद्देश्य हो सकता है तो वह है बालक को अपने मूल्य और आदर्शों का निर्माण करने के योग्य बनाना। इनके अनुसार शिक्षा में का जो है फर्स्ट उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चे को, चाइल्ड को जो है हम इस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाए कि वो खुद से अपने आदर्शों, अपने मूल्यों का निर्माण करे, दूसरे के मूल्य और आदर्शों पर ना चले। दूसरा है गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास। अब यहाँ पे परियोजनवादी बालक की आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रायों और रुचियों को महत्व देते हैं। बच्चों पे ही पूरा टोटली फोकस किया जाता है, वो क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या है, उनका टैलेंट क्या है, इन सब चीजों पे। अतः इनको ठीक मार्ग पर ले जाना शिक्षा का कार्य है। इस बारे में रॉस ने लिखा है, बालक के वातावरण में उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना शिक्षा है, न कि उसके आवेगों, रुचियों और योग्यताओं को, मूल्य को किसी निश्चित योजना की प्राप्ति की ओर ले जाना। तीसरा इनका पॉइंट है छात्र का विकास, स्टूडेंट्स का जो है डेवलपमेंट। ब्रूबेकर ने लिखा है, परियोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है छात्र विकास, बच्चों का डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट सिर्फ एक ही दिशा से यानी कि संज्ञानात्मक नहीं होने चाहिए, पूरी तरीके से जो है वो ओवरऑल होना चाहिए, जिसमें ज्ञानात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, ये सारे डेवलपमेंट विकास जो इनके अंदर होने चाहिए। गतिशील निर्देशन, परियोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों का गतिशील निर्देशन करना है, पर केवल इतना कह देना ही काफी नहीं है। गतिशील निर्देशन की व्याख्या किया जाना आवश्यक है। इस व्याख्या के अभाव में अमेरिकी शिक्षा में कुछ दोष आ गए हैं। ब्रॉयड बोर्ड ने लिखा है, आज की अमेरिका की शिक्षा का मुख्य दोष यह है कि इसमें कार्यक्रम या निर्देशन का अभाव है। इसको न तो कोई उपयुक्त कार्य क्षेत्र है और न कोई सामाजिक सिद्धांत, यानी कि जो डायरेक्शन मिले बच्चों को वो कंटिन्यूअस हो, ऐसा ना हो कि बच्चे के ऊपर ही छोड़ दिए कि भाई जो करना है जाके कर लो। तो टाइम टू टाइम पे उनको डायरेक्शन देना, उनको गाइड करना बहुत जरूरी है, उन्हीं के ऊपर छोड़ देना नहीं है। पांचवा उद्देश्य इनके अनुसार होना चाहिए सामाजिक कुशलता। ऐसे बच्चों को बनाए जिससे कि उनमें सोशल डेवलपमेंट भी हो। परियोजनवादी शिक्षा के सामाजिक कार्यों पर बल देते हैं। इस दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक कुशलता। दूसरे शब्दों में हम शिक्षा का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों, क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करना कि वो सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति हो जाए, समाज की हर समस्याओं का जो है समाधान करे, एक दूसरे का आदर करे, सोशल यूनिटी को समझे कि यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेवलपमेंट जो है बच्चों में करना बहुत जरूरी है। फिर है परियोजनवाद व शिक्षण विधियां। अब देखिए कि परियोजनवादी जो है किस तरह की शिक्षण विधि को अपनाने के लिए कहते हैं। आदर्शवादी लोग जो है शिक्षण विधि में बिलीव नहीं करते। उनके अनुसार जैसा सिचुएशन आता है उस तरह से जो है हम विधि जो है टीचिंग मेथड जो है वो यूज करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर मेथड को जो है सपोर्ट नहीं करते। इसमें बोला गया सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। इनकी विधियों में से सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। परियोजनवाद में इस बात को रखा जाता है कि हम जो सिखाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य हो, और जो उद्देश्य हो उसका एक प्रोसेस बनाया जाए। ऐसा नहीं कि हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे हमें पाना है उसका एक प्रोसेस हो और उसी प्रोसेस के तहत जो है हम कार्य करें। दूसरा है क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इन्होंने बोला है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये हमेशा इसी बात पे बिलीव करते हैं कि बच्चों को जो है खुद से करके सीखना चाहिए। यस, टीचर की वहां पे जरूरत है तो वो वहां पे उनको गाइड करे, उनको जो है मोटिवेट करे, लेकिन करना बच्चों को खुद से है। खुद से जो है अपनी समस्याओं को समझे और उसको सॉल्व करे।
तो ये लोग जो है लर्निंग बाय डूइंग में बिलीव करते हैं कि बच्चों को जो है खुद से करके ही सीखना चाहिए और उन पे फोर्स नहीं करना चाहिए। तो ये इनका सेकंड है। थर्ड है सीखने की प्रक्रिया के एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों के अनुसार सीखना अखंड होना चाहिए। अब ये नहीं कि आज हुआ कल नहीं, फिर कल हुआ फिर परसों नहीं। उनका कहना है कि यद्यपि ज्ञान के अनेक पहलू हैं, फिर भी उनमें एकता है, इसलिए ज्ञान को खंडों में नहीं बांटा जाना चाहिए। इसे बालक को विभिन्न सूचनाओं के रूप में खंडों या टुकड़ों में नहीं देना चाहिए। अतः प्रयोजनवादी शिक्षण विधि का तीसरा सिद्धांत यह है कि सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण हो। इसका अर्थ है कि बालक जो भी विषय पढ़ाया जाए बालक को, उनका शिक्षण विधि द्वारा एकीकरण और समन्वय किया जाए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस क्या है। जैसे कि हम क्या है, उनको मैथ्स अलग सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, उनका जो है सोशल साइंस अलग में है, साइंस अलग में है। तो इसमें हम जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है टीचिंग मेथड यूज करते हैं, राइट। तो इनका कहना है कि हम एक ऐसा टीचिंग मेथड बनाएं जिसमें सारे सब्जेक्ट को जो है यूज किया जा सके, सारे सब्जेक्ट में जो है वो टीचिंग मेथड यूज किया जा सके और एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे को तीसरे से जो है कनेक्ट करे, एक एकीकृत करे, एक करे। तो उसी को जो है एकीकरण बोलते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। अब आइए देखते हैं प्रयोजनवादी लोग पाठ्यक्रम को क्या मानते हैं, पाठ्यक्रम इनके अनुसार कैसा होना चाहिए। तो पहले तो एक बात मैं बता दूं कि ये पाठ्यक्रम को लेकर के बनाना भी होगा, तो इसमें बच्चों को ध्यान में रखकर बनाने के लिए ही बोलेंगे। तो इन्होंने पहला जो सिद्धांत रखा है उपयोगिता का सिद्धांत, कि ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाए जो यूज हो, जिनका हम उपयोग कर पाए। अब होता क्या है कि हम पढ़ते कुछ और है और जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो भाई वहां पे मिलता कुछ और है, तो वह कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसको जो है यूज किया जा सके। प्रयोजनवादी मनुष्य के उद्देश्य और इच्छाओं की पूर्ति पर बल देते हैं, इसलिए इनका कहना है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जो बालक को उसके वर्तमान और भावी जीवन के लिए तैयार करें। अतः उनके अनुसार पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण का स्थान दिया जाना चाहिए। तो उनके अनुसार ये सारे सब्जेक्ट जो है होने चाहिए, जिसके बाद वो पढ़ने के बाद जो है इसको यूज कर पाए। दूसरा है बालक की रुचि का सिद्धांत। इनका कहना है कि करिकुलम बनाते समय बच्चे का इंटरेस्ट, चाइल्ड का इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट भी ना एज वाइज चेंज होता है। अभी वो 4 साल का है तो उसका रुचि कुछ और है, तो जब हम 4 साल के बच्चे का पाठ्यक्रम बनाएंगे तो उसके रुचि को ध्यान में रखकर बनाएंगे। जब हम 12 साल के बच्चे का पाठ्यक्रम बनाएंगे तो 12 साल के बच्चे का इंटरेस्ट जो है ध्यान में रखकर बनाएंगे, ये इनका कहना है। तीसरा है बालक के अनुभव का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों का कहना है कि पाठ्यक्रम का बालक के अनुभव, भावी व्यवसाय और क्रियाओं के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अब बच्चे क्या एक्सपीरियंस करके, अब मान लीजिए मैं 4 साल के बच्चे के लिए पाठ्यक्रम करिकुलम बना रही हूँ, तो मैं ये तो देखूंगी ना कि वो 4 साल का बच्चा घर से कुछ सीख कर आया है या नहीं, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, किस माहौल से आ रहा है। जिस भी माहौल से आ रहा है वहां पर जो है उसका असर जो है करिकुलम में दिखे, ताकि वो कनेक्ट कर पाए। अब हम 12 साल के बच्चे का करिकुलम बना रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है प्रीवियस क्लास में उसने क्या क्या पढ़ा है और कैसा उसने पढ़ाई की है, वो सारी चीजों को देखेंगे और तब यहाँ पे करिकुलम बनाएंगे, जिससे कि उसका पहले का जो प्रीवियस उसका नॉलेज था और जो नया नॉलेज है वो दोनों जुड़े, तभी जाकर के आगे ज्ञान बढ़ेगा। तो उसके अनुभव को हम जरूर देखेंगे, उसके एक्सपीरियंस को जरूर देखेंगे, उसके अनुसार जो है करिकुलम बनेगा। फिर हमारा है एकीकरण का सिद्धांत, जो कि अभी मैं आपको बता ही रही थी। इन्हें बिल्कुल इस बात में बिलीव नहीं करते हैं कि हम सब्जेक्ट में डिवाइड करके बच्चों को जो है वो नॉलेज दे। इनके अनुसार सारे सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि भाई ये मैथ्स जो है हिंदी से बिल्कुल अलग है। कनेक्शन, इंटीग्रेशन का इनका कहना है कि हर एक सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से जुड़े, ताकि बच्चों को वो सारा नॉलेज एक ही लगे, एक ही ज्ञान लगे और वो समझ में आए। तो ये एकीकरण का सिद्धांत ये मानते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने प्रयोजनवाद किया है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।